नमस्कार। मेरा नाम है दीपक कुमार श्रीवास्तव और आज आधुनिक भारत की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हम उसके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समझें, एक और बात जाननी जरूरी है। जब तक भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं हो गई थी, तब तक जो पाश्चात्य विचारक हैं वो भारत को एक राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि ना तो भारत एक राष्ट्र है और ना ही यहाँ पर राष्ट्रीयता जैसा कुछ है। वो भारत को अलग अलग क्षेत्रों, जो भाषा के आधार पर बटे हुए थे, धर्म के आधार पर बटे हुए थे, जाति के आधार पर बटे हुए थे, अपने अलग अलग पोशाक, तौर तरीके, असंख्य विभिन्नताओं में बटे हुए थे, तो वो भारतीयों को एक समूह के तौर पर देखते थे, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर नहीं देखते थे। जॉन स्ट्रेची ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत जैसी कोई चीज ना तो कभी पहले थी ना कभी आगे होगी। और चलिए, जॉन स्ट्रेची तो 1880 के आसपास ये बोल रहे थे। 1927 जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसने भारतीय राष्ट्रवाद पर यह कहते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद सिर्फ एक छोटे से समूह को अभिव्यक्त कर रहा है, ये 90% भारतीयों की आवाज नहीं है। दूसरी तरफ कुछ भारतीय विचारक हैं, जैसे कि रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त की बुक है इंडिया टुडे, और औपनिवेशिक नीतियों की समझ के लिए वो बहुत बेहतर किताब है। इसके अलावा देसाई साहब ने लिखा है, और कुछ अंग्रेज जैसे कि कनिंघम और स्मिथ, जिन्होंने इन असंख्य विभिन्नताओं के बावजूद भारतीयों में एक गहरी बुनियादी एकता महसूस करी। और उन्होंने कहा कि भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत का एक राष्ट्र के तौर पर जो अस्तित्व है, वो हजारों सालों से विद्यमान है और वो ब्रिटिश राज का मोहताज नहीं था। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुख्य परीक्षा में, चाहे वैकल्पिक विषय हो चाहे सामान्य अध्ययन हो, ये एक प्रश्न आता है कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था? अगर ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत में नहीं आती तो भारत में राष्ट्रवाद भी ना उत्पन्न होता या भारत एक राष्ट्र ना बनता। तो इसके ऊपर हमें लिखना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के पीछे तमाम कारण थे, कोई एक कारण नहीं था। जैसे कि आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे, भारत की राजनैतिक प्रशासनिक एकता महत्वपूर्ण थी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आर्थिक कारण, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, आधुनिक समाचार पत्रों का उदय, राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव, राजनीतिक कारण, तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, इसके अलावा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण और भी कई चीजें हैं। जैसे कि कुछ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की पॉलिसी जाने या अनजाने, सकारात्मक नकारात्मक रूप में उन्होंने हम भारतीयों को राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित किया। जैसे कि लॉर्ड लिप्टन की नीतियां नकारात्मक तौर पर और लॉर्ड रिपन की नीतियां सकारात्मक तौर पर। तो आइए अब एक एक करके इसको समझते हैं। ये तमाम कारण जो अभी मैंने जिक्र किया भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण थे। हमारे जितने भी आरंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बाद में बुक के तौर पर पब्लिश हुआ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर वो आरसी दत्त हों, जिन्होंने 2 वॉल्यूम में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। इन सब लोगों ने ये सिद्ध किया कि भारत में, खासतौर पर ग्रामीण भारत में, जो गरीबी है, गरीबी क्या, दरिद्रता है, वो गलत ब्रिटिश नीतियों का परिणाम है। किस तरीके से ब्रिटेन की गलत आर्थिक नीतियां भारत में किसानों और जो स्थानीय उद्योग थे उसमें, उद्योगपति कहिए उन्हें, तो चाहे वो बुनकर हों, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोग हों, कैसे उनका शोषण किया, उनसे अपॉर्चुनिटी छीन ली।
तो औपनिवेशिक आर्थिक शोषण ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया। एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे। जब अंग्रेजों ने भारत को जीतना शुरू किया तो अंग्रेज तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत में जमीन हथियाई, हाथ में उनके सत्ता आई, उनकी समझ में आ गया कि व्यापार सेकेंडरी हो गया। अब अंग्रेजों की आय का सबसे प्रमुख स्रोत हो गया भू राजस्व, लगान के नाम से आप परिचित होंगे। और अंग्रेजों ने अब इस भू राजस्व या लगान को ज्यादा से ज्यादा कैसे वसूला जाए, अपना पूरा फोकस उस पर लगा दिया। अलग अलग बंदोबस्त किए गए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। जैसा आप जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इलाकों में था, या रैयतवाड़ी जो कि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और आज के तमिलनाडु में था, उस समय मद्रास, या फिर महालवाड़ी जो कि उत्तर भारत के इलाकों में प्रचलित था। तीनों का एक ही उद्देश्य था, किसानों की खून पसीने की कमाई को अधिकतम हासिल कर लेना। लगान जो कि नगद चाहिए था और इसकी दर 50% से कम तो कभी भी नहीं रही, ये 60%, 70% भी हो जाया करती थी, मान के चलिए 70% ही थी। तो किसान के पास कुछ ज्यादा बचता नहीं था और हर साल उसके ऊपर बाध्यता थी कि उसको लगान टाइम पर देना है। अगर वो नहीं दे पा रहा है ये लगान, तो अंग्रेज सीधे सीधे उसकी जमीन को ऑक्शन कर देंगे, नीलाम कर देंगे। इस नीलामी से बचने का उसके पास एक ही तरीका है कि वो अपने साहूकार के पास जाए, गांव के बनिए के पास जाए या लैंडलॉर्ड के पास जाए और उससे कुछ पैसा उधार मांग ले, और वो होशियार व्यक्ति यानी कि ये बदले में उसकी जमीन को अपने पास गिरवी रख लेगा। अंग्रेजों ने इन तमाम बंदोबस्तों में कानूनी रूप दे दिया था कि जमीन की खरीद फरोख्त हो सकती है, जमीन को गिरवी रखा जा सकता है, किसी भी तरीके से लगान आ जाना चाहिए। तो लगान चुकाने के लिए, अपनी जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए उसने साहूकार के पास अपनी जमीन रख दी, जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी छुड़ा नहीं पाया। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी वो नहीं छुड़ा पाया तो एक दिन स्थिति ये आई कि वो किसान जो एक दो पीढ़ी पहले एक स्वतंत्र किसान था, हम मध्यकाल में जमींदारी की परिभाषा पढ़ते हैं कि प्राथमिक जमींदार कौन होता है, जिसके पास थोड़ी सी जमीन हो, एक जोड़ी हल बैल हो और वो उसको जोता बोता हो। वो बेचारा प्राथमिक जमींदार अपनी ही खेती की जमीन पर कृषक मजदूर बन गया। तो जमीन के मालिक से जमीन के किराएदार की हैसियत और फिर वहां से कृषक मजदूर की हैसियत, आप समझिए क्या हुआ होगा। और ये सब किस लिए? क्योंकि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व चाहिए था। तो कैसे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों ने सुनियोजित तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को बढ़ावा दिया, उस गरीबी ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ावा दिया, उस ग्रामीण ऋणग्रस्तता ने, रूरल डेप्टनेस ने तमाम किसानों को खेत मजदूर बना दिया। इसका एक दूसरा पहलू भी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने सिर्फ भू राजस्व पर ही फोकस नहीं किया। 1813 के बाद अंग्रेजों ने सुनियोजित तरीके से भारत को कच्चे माल के स्रोत के तौर पर देखना शुरू किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कमाल था। अब वो चाहते थे कि भारत से कच्चा माल, फिर चाहे वो कपास हो, चाहे वो जूट हो, हर वो सामग्री जो ब्रिटेन के कारखानों को चाहिए थी वो यहां पर उत्पादित हो और फिर वो जो बना बनाया माल है ब्रिटेन के कारखानों से वापस भारत में आए और बिके। एक सुनियोजित तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे दादा भाई नौरोजी ने कहा है, धन निकासी शुरू हुई। लेकिन इसमें जो भारतीय कामगार थे, अर्थात वो जो भारत में एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन था, फिर चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो तेल का व्यवसाय करने वाले लोग हों, कुछ भी हो, उन सभी लोगों के कारखानों को बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया गया।
तो बेरोजगारी के दो रूप सामने आ गए। किसानों से उनकी जमीनें छिन गईं, उनके पास जीवन यापन के लिए बहुत साधन नहीं रहे, और उधर कामगारों के पास रोजगार नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि भूमि के ऊपर और दबाव, क्योंकि ये जो कामगार थे इनमें से कुछ ने खेतों की तरफ रुख कर लिया कि चलो कृषि मजदूरी सही, कुछ शहरों की तरफ आ गए। तो भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जनता को यह विश्वास हो गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे लेखकों ने अपनी लेखनी से यह षड्यंत्र उजागर किया। हाँ, इसको षड्यंत्र ही कहेंगे। जब दादा भाई नौरोजी ने वेल्वी आयोग के समक्ष उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया और उन्होंने वहां पर सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज भारत का रक्त चूस रहे हैं, तो अंग्रेजों ने तो बहुत बेशर्मी से कह दिया कि नहीं साहब, ये तो हम आपको इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसके बदले में अगर थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, भारत में जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसकी समझ में आया, अंग्रेजों की समझ में भी आया था। तो आर्थिक कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे। गरीबी, कम आय, प्रतिकूल व्यापारिक नीतियों से विरोध की भावना बढ़ी। सरल शब्दों में कहें तो भारतीयों की समझ में आया कि शासक विदेशी है और उसे हमारी भावनाओं की कद्र नहीं है। आर्थिक कारणों के बाद जिस एक कारण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो था आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। आधुनिक शिक्षा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके ऊपर मुख्य परीक्षा में अलग से प्रश्न आ सकता है, और वो प्रश्न राष्ट्रवाद के साथ भी जुड़ेगा। क्या भारत में राष्ट्रवाद का उदय पश्चिमी शिक्षा का परिणाम था? यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहां पर भी दो मत आएंगे, विदेशी मत और भारतीय मत, कि हां था, नहीं था। तो उसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी मैं आपको एक सामान्य रूपरेखा दे रहा हूं इस टॉपिक की, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, अब जैसे पॉइंट है यहां पर कि पाश्चात्य शिक्षा ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार फैलाए। यहां पर जानना यह है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, जो कि मैकाले की वजह से लागू हुआ, क्योंकि मैकाले इसका बहुत बड़ा पक्षधर था, क्या वास्तव में मैकाले या लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये चाहते थे कि भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार फैले? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में पैर जमाते गए, जमीनों को जीतते गए, उनका व्यापार फैलता गया और उनके सामने एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया जहां पर उनको प्रशासनिक व्यवस्थाएं करनी थी और अपने व्यापार को चलाने के लिए उन्हें बड़ी तादाद में एजेंट चाहिए थे। और ये जरूरी था कि जो प्रशासक हों, जो एजेंट हों, उन्हें अपनी भाषा तो आती ही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, हिंदी सब आती है, बट उन्हें मालिकों की भाषा भी तो आनी चाहिए, अर्थात अंग्रेजी आनी चाहिए। तो मैकाले ने छुपाया भी नहीं। मैकाले ने अपने पिता को लिखा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने के लाभ क्या होंगे। यहाँ पर एक वर्क फोर्स क्रिएट होगी जो अपने रक्त और रूप से, वो फेमस स्टेटमेंट आप लोगों को पता है। लेकिन दो उद्देश्य और भी थे। उसने कहा कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा शिक्षित भारतीय वर्ग ब्रिटिश वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक होगा, उत्पादक तो अंग्रेज थे, उपभोक्ता होगा। और साथ ही साथ उसने एक और भी भविष्यवाणी करी थी जो गलत साबित हुई। उसने कहा कि ये अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू और मुसलमान जल्दी ही अपने अपने धर्मों की व्यर्थता को समझ जाएंगे और ईसाई बन जाएंगे। हालांकि ये नहीं हुआ। हाँ, उपभोक्ता वाला पॉइंट जो है वो वास्तव में हुआ। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बंगाल में दो घर थे, जिसमें एक में वो शुद्ध प्राचीन तरीके से, हिंदू तरीके से रहते थे और जमीन पर बैठ के खाना खाते थे। एक दूसरा घर था जिसमें उनके जनेऊ के अलावा हर चीज विदेशी थी। तो चलिए, ये खैर एक अलग संदर्भ है कि पाश्चात्य शिक्षा की वजह से या चीजों की अवेलेबिलिटी की वजह से भारतीय मध्यम वर्ग ने या पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ने पश्चिमी वस्तुओं की तरफ रुख किया। लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य ये नहीं था। ये कहिए कि कुछ भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद पढ़ लिया। जब उनके हाथ में किताबें आईं तो उन्होंने देखा कि अच्छा, फ्रांस में क्रांति हो गई, अमेरिका में क्रांति हो गई, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। उनकी समझ में यह भी आया
कि जो अधिकार ब्रिटेन के लोगों को मिले हुए हैं या जो अधिकार अमेरिका के लोगों को मिले हुए हैं वो हमें क्यों नहीं मिल सकते। उन्होंने फिर ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ी इंग्लिश में, उन्होंने प्लेटो से लेकर के लॉक और रूसो तक और मिल और बेंथम तक, ठीक है, उन्होंने सबको पढ़ डाला और पढ़ने के बाद उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू किए। तो भारत में पश्चिमी शिक्षा ने निश्चित तौर पर एक छोटे से वर्ग में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। तो आधुनिक शिक्षा के प्रचलन से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका महत्व है। उसने भारतीयों को एहसास कराया कि शेष विश्व के मुकाबले उनकी स्थिति कहां पर है। शिक्षा की तरह ही आधुनिक समाचार पत्रों का उदय भी भारतीय राष्ट्रवाद को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समाचार पत्र उस जमाने में, भारत में समाचार पत्रों का इतिहास तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के साथ शुरू हो जाता है। बंगाल गजट मेरे ख्याल से 1780-84 के आसपास की बात होगी। लेकिन कितने लोग उस जमाने में अखबार पढ़ते होंगे? पहली बात तो ये कि अखबार ही मंथली बेसिस पर, कि महीने में एक बार छपता था, फिर 15 दिन पर हुआ, फिर साप्ताहिक हुआ, बहुत बाद में जाकर के डेली न्यूज़पेपर निकलने लगे। 1780 तो छोड़िए, 1880 में भी भारत की जनसंख्या का मुश्किल से 3-4% साक्षर था, जो समझ पाता था अखबारों में लिखा क्या है। तो क्या ऐसे में अखबारों का वास्तव में कोई योगदान था? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि समाचार पत्रों या प्रेस की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी है मेन एग्जाम में, और राष्ट्रवाद के उदय में इसकी क्या भूमिका है ये भी पूछा जा सकता है, ये अलग से प्रश्न आ सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। लॉर्ड वेलेजली का नाम आपने सबने सुना है। 1799 में हम जानते हैं फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, एक हाथ से वो टीपू सुल्तान के साथ लड़ रहा है तलवार लेकर के, और उसी वर्ष अपने ऑफिस में बैठ करके वो एक पेपर साइन कर रहा है, न्यूज़पेपर सेंसरशिप एक्ट। भारत में पहला अधिनियम जो न्यूज़पेपर्स की स्वतंत्रता को सीमित करता था 1799 में बना दिया गया। तो कुछ ना कुछ तो खतरा महसूस किया होगा, तभी बनाया होगा। अब मैं उस प्रश्न का जवाब देता हूं कि जब 3-4% से भी कम साक्षरता थी तो अखबार का महत्व क्या था? दरअसल वो जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीय वर्ग था, जो अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज को समझता था और अपने अधिकारों को जानता था, उसने समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आम लोगों के बीच में अपनी बात कहनी शुरू करी। अब कहीं 2-3 गांवों में किसी एक आदमी के घर में अखबार आता था और धीरे धीरे वो घर राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया, क्योंकि उस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन थी, सूचनाएं थी, उसने बताना शुरू किया। तो लोगों को न सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिली, बल्कि उनको अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी मिली। साथ ही साथ उन्हें देश दुनिया की जानकारी भी मिली। भारत में ही अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है उनको ये पता चला, और विदेशों में क्या हो रहा है उनको ये भी पता चला। तो समाचार पत्रों ने, और देसी भाषाएं, शुरुआती समाचार पत्र अंग्रेजी में थे, लेकिन जल्दी ही भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र छपने लगे। हिंदी में छपा। बंगाल इस मामले में बहुत आगे था। बंगाल में न सिर्फ समाचार पत्रों की संख्या ज्यादा थी, बल्कि वो बहुत प्रभावी भी थे। महाराष्ट्र भी, मराठी भाषा भी कम पीछे नहीं थी। तो महाराष्ट्र और बंगाल में खास तौर पर प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे आप राजा राम मोहन राय को ले लें, जिन्होंने 1857 से पहले अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, संवाद कौमुदी और ये सब, या फिर बाद में आप देखें द इंडियन मिरर को देखें, और बंगाल से प्रकाशित होने वाले अमृत बाजार पत्रिका, जो बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शिकार होते होते बची, वो बंगाली में छपती थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तो वो अंग्रेजी में छपने लगी। तो देसी भाषाओं के पत्रों ने भी जनता को उनकी भाषा में औपनिवेशिक नीतियों से परिचित कराया, औपनिवेशिक नीतियों की गलतियों से परिचित कराया। साथ ही साथ लोगों की समझ में यह भी आया कि सबके मुद्दे तो एक ही जैसे हैं, हर जगह एक ही जैसा दुख है, और उस दुख का एक ही कारण है, औपनिवेशिक शासन। तो धीरे धीरे लोगों में एक राष्ट्रीयता का बोध जागा। राष्ट्रीय साहित्य ने भी लगभग वही भूमिका निभाई जो
समाचार पत्रों ने निभाई थी। जब आप प्रेस की भूमिका के ऊपर लिखेंगे राष्ट्रवाद में या स्वतंत्रता संघर्ष में, तो आप समाचार पत्र भी कवर करेंगे, पत्रिकाएं भी कवर करेंगे और साहित्य भी कवर करेंगे। साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं किताबें, उपन्यास, कहानियां, कविताएं, नाटक, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा। इनडायरेक्टली उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, जिसमें नील उत्पादक किसानों की व्यथा, ठीक है ना, तो लोगों को जानकारियां पहली बार मिल रही थी। किसी एक दूर दराज के क्षेत्र में कोई आंदोलन हुआ, वहां पर किसानों की स्थिति खराब थी, मान लीजिए बंगाल में, और महाराष्ट्र में बैठे एक व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल रही है किताबों से। सुब्रमण्यम भारती की देशभक्ति कविताएं, इन सब लोगों ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, उन्हें एक देश के तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, ये समझ लीजिए। राजनीतिक कारण, देखिए अंग्रेजों के आने से पहले, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं आप, भारत में अनेक राजनीतिक इकाइयां थीं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक और ईस्ट में अपना बंगाल और पूर्वांचल से लेकर के वेस्ट में खैबर दर्रे तक भारत को एकजुट कर दिया। इस पूरे क्षेत्र में एक समान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक समान प्रशासनिक इकाइयां, एक बहुत ही एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट्स की सेवाएं, एक समान मुद्रा प्रणाली, रुपया, और इन सब क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए जो संसाधन अंग्रेजों ने डेवलप किए, तो उसने भारतीयों में, जो भारतीयों की सांस्कृतिक एकता थी, उसको एक राजनीतिक एकता का स्वरूप भी दिया। ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने इससे पहले इस तरह की एकता का अनुभव नहीं किया था। प्राचीन काल में, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का समय हो या मध्य काल में अकबर से लेकर औरंगजेब तक का समय हो, समय समय पर भारत ने इस तरह की राजनीतिक एकता का अनुभव किया था। लेकिन औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों के बाद, यानी कि 1707 के बाद से लेकर के इस तरह की एकता देखने को नहीं मिली थी। तो एक समान व्यवस्थाएं, इन्होंने भी भारतीयों को एक राष्ट्र होने का बोध कराया, केंद्रीकृत शासन। हमारा अगला पॉइंट है तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। यहां से फिर मुख्य परीक्षा के लिए अलग से एक प्रश्न निकलता है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में प्लस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में रेलवे की क्या कोई भूमिका आप देखते हैं? अलग से प्रश्न निकलता है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अलग अलग करके देखते हैं। रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे तो सिलेबस अलाउ नहीं करता हम लोगों का, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो आप सिर्फ भारत में ही नहीं, आप अमेरिका से लेकर यूरोप तक में देखिएगा कि वहां पर रेलवे ने लोगों के जीवन में क्या क्रांतिकारी बदलाव कर दिए। तो रेलवे का महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए है। इतिहास में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर भी प्रश्न यही उठता है कि क्या अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास इसलिए किया ताकि भारतीयों को आने जाने में सुविधा हो जाए और वो आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे के यहां आ जा सकें? नहीं। भारत में जो रेलवे है, तो अंग्रेजों ने इसको दो उद्देश्यों से, एक तो आर्थिक कारण कि जितने भी महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र हैं, जहां पर भी कोई खदान है, उसको जोड़ दो। कहां से? जहां से उसको इंग्लैंड भेजा जा सके, किसी सी पोर्ट से। तो भारत में आपको ऐसे रेलवे ट्रैक मिलेंगे जो दूर दराज के इलाकों को, जो मिनरल्स के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, बंदरगाहों से जोड़ देते हैं। लेकिन असमान विकास, ऐसे क्षेत्रों में आपको रेलवे नहीं मिलेगी जहां पर बहुत घनी आबादी थी। यानी अगर यूटिलिटी, उपयोगितावादी नियम बनाया गया कि आम लोगों के लिए नहीं है, सवारी ढोने के लिए नहीं है। दूसरा उद्देश्य था आर्मी, सुरक्षा। खासतौर पर 1857 के रिवोल्ट के बाद
प्रत्येक सैनिक छावनी को दूसरी सैनिक छावनी से जोड़ते हुए रेलवे लाइनें बिछाई गई। तो अंग्रेजों का उद्देश्य तो ये था, जिस प्रकार से भारत के लोगों ने पश्चिमी शिक्षा का उपयोग किया, जिस प्रकार से भारत के लोगों ने अंग्रेजी ज्ञान का उपयोग किया, उसी प्रकार से उन्होंने रेलवे का भी उपयोग किया। अब एक तमिलनाडु के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए किसी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कलकत्ता आना आसान था, और कलकत्ता वाले के लिए जालंधर जाना आसान था। पहुंच तो गए, बात कैसे करेंगे? तो अगेन पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा फ्रैंका लेंगुआ की भूमिका निभा दी। ट्रेन ने एक से दूसरी जगह पहुंचा दिया और भाषा का बैरियर अंग्रेजी ने खत्म कर दिया। लेकिन अंग्रेजों का मकसद ये नहीं था। तो जब ये लोग आपस में मिले और जल्दी जल्दी मिलने लगे, आप देखेंगे बाद में जब 1885 के बाद कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, हर साल एक नए राज्य में होंगे। कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी बंगाल में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है, क्योंकि रेलवे का विस्तार इतना हो गया था कि आप आसानी से 1-2 दिन की यात्रा करके वहां पर पहुंच जाएं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा डाक और तार, इसने भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र में तुरंत तार के माध्यम से पहुंच जाती थी। डाक और तार की सुविधा शुल्क देकर के आम लोगों को भी उपलब्ध थी। तो नेताओं ने बहुत लंबे समय तक तो लंबी लंबी चिट्ठियां लिख करके अपने क्षेत्र की समस्याएं दूसरे लोगों को भेजी, बदले में उधर से उत्तर आया। हमें जानकारी है कि तमाम बड़े लोगों का जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके डाक संग्रह इकट्ठा किए गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। तो रेलवे, डाक और तार ने दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा, अलग थलग पड़े लोगों को मुख्य धारा में ले आए। जो बिल्कुल सुदूर क्षेत्र में लोग थे, उनकी समझ में आया कि हमारी तो वही समस्याएं हैं जो दिल्ली में बैठे लोगों की है। और बार बार जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि कारण एक ही था, ब्रिटिश सरकार। तो लोगों के बीच में विचारों और समाचारों का तेजी से आदान प्रदान हुआ। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने में और उसको फैलाने में मदद मिली। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे राष्ट्रवाद के उदय में सहायक बने, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो भारतीय समाज था उसमें एक तरह की हीनता का भाव आ गया था, और ये हीनता का भाव डेवलप किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, उनसे भी ज्यादा बढ़कर के ब्रिटिश मिशनरीज ने, ईसाई धर्म प्रचारकों ने। वो भारत में गली गली कूचे कूचे में घूमते थे और हिंदू और मुसलमानों को बताते थे कि तुम कितने खराब हो, तुम्हारी पॉलिसीज कितनी खराब हैं और तुम्हारा समाज बहुत ही स्तरहीन है, तो इसलिए तुम्हें ईसाई बन जाना चाहिए। उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार किया कि हिंदू मत इतना खराब है कि जब कुछ लोग भारत से इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड में जाकर के वो छुपा लेते थे कि हम हिंदू नहीं। उनसे पूछा था आप कौन हो, तो बोल देते हम ब्रह्म समाजी हैं, हम आर्य समाजी हैं। उन्हें हिंदू कहने में शर्म का अनुभव होने लगा था। तो ऐसे में विवेकानंद का ये कहना महत्वपूर्ण है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में उस नारे को जैसे भी लिया जाए, लेकिन उस समय जो एक हीनता का भाव आ गया था उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा कि भारत तो भारतीयों के लिए होना चाहिए, स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वामी रामतीर्थ ने कहा मैं सशरीर भारत हूं। तो राजा राममोहन राय हों, जिन्होंने वेदों के आधार पर जो हिंदू समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो पाखंड फैला हुआ था, उसके विरोध में अपनी आवाज रखी। इसी प्रकार के कुछ आंदोलन मुस्लिम, सिख और पारसी समुदाय के अंदर भी हुए। तो भारत में चारों ही जो प्रमुख समुदाय थे, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने इस चीज को महसूस किया कि उनका समाज उतना गिरा हुआ नहीं है, या गिरा हुआ है ही नहीं। समय के साथ हर समाज में कुछ बुराइयां आती हैं, और अब उनके लीडर समाज सुधार के माध्यम से उनको जागृत कर रहे थे कि आपका जो प्राचीन काल था वो बड़ा बढ़िया था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों पर जोर दिया और बताया कि उस युग में स्त्री पुरुष में समानता थी, जाति व्यवस्था आपके कर्म के आधार पर थी। तो भारतीय अतीत के प्रति सम्मान ने राष्ट्रीय भावना को
मजबूत किया। कुछ अंग्रेजों का भी योगदान है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, या कुछ यूरोपियंस ने वेदों का अध्ययन किया, मैक्स मुलर, और वो बहुत प्रभावित हुए। तो उसने भी भारतीयों को एक गर्व की भावना तो दी ही कि हाँ, हमारे पास भी कुछ था। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण जो है, उसने लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, जो कि ईसाई मिशनरीज की वजह से गर्त में जा रहा था। भेदभावपूर्ण नीति, देखिए, चाहे 1857 से पहले का समय हो या 1857 के बाद का समय हो, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति तो हमेशा से लागू रही। उन्होंने हमेशा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो, उद्योग हो, सरकारी सेवाएं हो, आर्थिक क्षेत्र हो, भारतीयों के साथ भेदभाव किया। लेकिन 1857 के बाद भारत में एक तेजी से उभरता हुआ मध्यम वर्ग था। यूपीएससी में एक बार एक प्रश्न आया था, गुलामी और आजादी दोनों मध्यम वर्ग की देन थी। तो शुरुआती मध्यम वर्ग जो अंग्रेजों के साथ एजेंट के तौर पर जुड़ा, ट्रांसपोर्टर्स के तौर पर जुड़ा, ठेकेदार के तौर पर जुड़ा, सर्वेंट्स के तौर पर जुड़ा, धीरे धीरे रिटेलर्स के तौर पर जुड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पर जुड़ा, धीरे धीरे वो आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा था। आगे चल करके उसी वर्ग में से लोग पश्चिमी शिक्षा से भी प्रभावित हुए। तो चाहे वो भारत का समृद्ध मध्यम वर्ग हो आर्थिक तौर पर, या समृद्ध मध्यम वर्ग हो वैचारिक तौर पर, दोनों ने ही इस चीज को महसूस किया कि अंग्रेज कभी भी हमें अपने जैसा नहीं मानते। अगर आप उनके जैसा काम कर दें, उनसे बढ़ करके काम कर दें, तब भी वो आपको अपने बराबर नहीं मानेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिन भारतीयों ने संगठन बनाए, जिन भारतीयों ने शुरुआती आवाज उठाई, तो शुरुआती आवाज क्या थी? हमें आजादी दे दो? नहीं, वो तो चाहते थे कि भाई भागीदारी दे दो प्रशासन में, फिर सत्ता में। जब अंग्रेजों ने डिले किया तो हम आजादी मांगने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी काम कर सकते हैं, हमें भी सत्ता में या प्रशासन में भागीदारी दो। और जब उन्होंने देखा कि नहीं मिल रही है, तो शुरुआती कांग्रेस की मांग यही थी। तो भेदभाव ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन लोगों को कर दिया जो कभी उनके सबसे बड़े समर्थक थे, शिक्षित मध्यम वर्ग को, उस वर्ग को जो भारत में अंग्रेजी शासन को एक वरदान मानता था, उसको इनके खिलाफ कर दिया। अब भेदभाव और यहां पर प्रजातिगत अहंकार, इसको आप चाहो तो एक ही हेडिंग में मर्ज कर सकते हो। और अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला है, बस उसमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, रेशियल, नस्लीय। इस आधार पर किसी भारतीय को अलग मानना, छोटा मानना कि उसकी रेस अलग है, उसकी नस्ल अलग है, यह धर्म और जाति से कम खतरनाक मामला नहीं था। अंग्रेज हर भारतीय को बिना किसी भेदभाव के, फिर चाहे वो किसी रियासत का राजा हो या वो आपका चपरासी हो, थे तो आप भारतीय ही। तो नस्ल के आधार पर अंग्रेज अपने आप को मास्टर रेस, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना व्हाइट मैन बर्डन, अंग्रेजों को इस चीज का अभिमान था कि हम श्वेत लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन काले जंगली लोगों को सुधारें। तो रेस के हिसाब से भारतीयों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर असमान व्यवहार करते थे। बार बार वही बात आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो वर्ग जो कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसके अंदर से आवाज उठनी शुरू हुई कि हमारी रेस के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो भेदभाव किया ही जाता है। थोड़ा सा जरा मैं बोर्ड का इस्तेमाल कम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जरा आप इसको समझ लें। पहले जो अगली क्लासेज होंगी उसमें हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लॉर्ड लिप्टन, जैसे मैंने बताया कि दो गवर्नर जनरल जिन्हें राष्ट्रवाद के उदय में सहायक माना गया, लिप्टन और रिपन। लिप्टन बहुत बदमाश था जब तक कर्जन नहीं आ गया।
जब कर्जन आए तो लोगों ने कहा अच्छा ये कुछ ठीक था। तो फिलहाल देखते हैं लिप्टन ने क्या किया। दरअसल लिप्टन 1877 में दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार एक आयोजन था जिसमें ब्रिटिश सत्ता की भव्यता को बहुत ही बड़े पैमाने पर दिखाया गया। पूरे भारत से राजा रानी आए ब्रिटिश राजा रानी के सम्मान में। बुराई नहीं है, लेकिन तब जब देश के एक हिस्से में अकाल पड़ा हुआ हो, एक मोटा मोटा अनुमान कि 15 से 20 लाख लोग, ये आज कहने में आसान लगता है 15-20 लाख लोग मर गए, आप सोचिए उस समय की स्थिति। तो दिल्ली दरबार की बहुत आलोचना हुई। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, तुलना कर दी नीरो से, रोम का शासक, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। लिप्टन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है अमृत बाजार पत्रिका, तुम्हें देखता हूं मैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो भारतीय समाचार पत्रों ने लॉर्ड लिप्टन के दिल्ली दरबार की आलोचना करी कि बजाय लोगों को राहत पहुंचाने में, फेमाइन के दौरान, अकाल के दौरान पैसे को वहां डिस्ट्रीब्यूट करने के, ये फालतू के कामों में खर्च कर रहा है। तो वो नाराज हुआ और 1878 में उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। वर्नाकुलर, क्षेत्रीय, अंग्रेजी के अलावा हर भाषा वर्नाकुलर। उसने कहा कि ये जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र हैं, उनके ऊपर भारी भरकम लाइसेंस फीस और कई तरह के चीजें लगा दी गई, उनका चलना असंभव कर दिया। यहां पर ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलग से मेन एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो किस गवर्नर जनरल ने लगाया और डेट वेट पूछ ली जाती है, बट मेन एग्जाम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे टॉपिक में कितने सारे मेंस के क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर एक एक को मेंस के हिसाब से देखेंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, समझिए कि इंडियन प्रेस की फ्रीडम को इसने खत्म ही कर दिया। इक्का दुक्का एक्सेप्शन, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, जब अधिकारी छापा मारने पहुंचे तो बंगाली भाषा में छपने वाली पत्रिका रातों रात बदल गई थी, अंग्रेजी में छप रही थी, तो बच गए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के भारतीयों में बड़ी नाराजगी थी। इसके अलावा दो अन्य कदम, तो 1878 में ही इंडियन आर्म्स एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आग्नेय अर्थात बंदूक, रिवॉल्वर, इस तरह के वेपन्स को रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इसमें भी बुराई नहीं थी अगर भेदभाव ना होता। कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों को, जैसे कि इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे, आईसीएस ऑफिसर्स थे, यूरोपियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, या हर वो व्यक्ति जिसको गवर्नर जनरल अप्रूवल दे दे, तो भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। अगर इंडियन आर्म्स एक्ट सबके ऊपर एक जैसा लागू कर दिया जाता तो बात समझ में आती थी। तो इंडियन आर्म्स एक्ट भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास था कि नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम हथियार नहीं रख सकते, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रख सकता है। और कुछ और भी किया था इसने। गलती से इक्का दुक्का भारतीय आईसीएस परीक्षा में सफल हो जाता था, इक्का दुक्का, कभी 2-3 भी हो जाते थे एक साल में। भारत से इंग्लैंड जाकर के परीक्षा देनी होती थी। अधिकतम आयु सीमा थी 24 वर्ष। तो लिप्टन से वो भी नहीं देखा गया और उसने 19 वर्ष कर दिया। और ये एंट्री लेवल नहीं था, ये मैक्सिमम था। अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष कर दी उसने। तो आईसीएस परीक्षा में आयु सीमा घटाना निश्चित तौर पर अपने समर्थक वर्ग को नाराज करना था। हथियार रखने में चलो उसने अपने समर्थक वर्ग को छूट दी, लेकिन जो सेंसिटिव भारतीय थे, जो संवेदनशील भारतीय थे, जो चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन रहे लेकिन भारतीयों के इंटरेस्ट में, भारतीयों के हित में काम करे, उनको लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल से बहुत निराशा हुई और उनकी समझ में आ गया कि सिर्फ कॉपरेशन से, सिर्फ समर्थन करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी मांग उठानी होगी। तो लॉर्ड लिप्टन ने नकारात्मक तरीके से भारतीयों को एकजुट किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ, या दिल्ली दरबार के खिलाफ, या इंडियन आर्म्स एक्ट के खिलाफ, या एसएन बनर्जी का अभियान जो कि आईसीएस की आयु सीमा को घटाने के संबंध में था कि भाई क्यों घटा दी। उन्होंने लोगों को बकायदा मोर्चे निकलवा दिए उस जमाने में। तो इस तरीके से लोगों को प्रोत्साहन मिला। लिप्टन के बाद रिपन ने एक कमाल किया।
रिपन को उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, भारत में अच्छे गवर्नर जनरल्स में से एक। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि चाहे लॉर्ड लिटन हो या रिपन हो, दोनों का ही मकसद भारत पर शासन करना था। वो भारत की आजादी के समर्थक नहीं थे। दोनों के तौर तरीकों में अंतर था। लॉर्ड लिटन जहां राजाओं, महाराजाओं, लैंडलॉर्ड्स, आईसीएस अफसर्स, मिलिट्री, इन सबके सहयोग से भारत पर शासन करना चाहते थे, वहीं लॉर्ड रिपन भारत में उभरते हुए मध्यम वर्ग की शक्ति को पहचान गए थे। वो खुद भी ब्रिटेन में मध्यम वर्ग से थे, तो वो चाहते थे कि भारत में मध्यम वर्ग को साथ में लेकर के हम शासन करें, और इसके लिए जरूरी था कि मध्यम वर्ग को सत्ता में जरा भागीदारी दी जाए। तो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते कि चलो एक राजनीतिक शिक्षण मिलेगा, उन्होंने भारतीयों के लिए, क्या कहा जाता है उनको, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने भारत में स्वायत्त शासन की नींव डाल दी। उनसे पहले मेयो ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, लेकिन लॉर्ड रिपन जैसा उदारवादी व्यक्ति भी जब इल्बर्ट बिल लेकर के आया, इल्बर्ट जो थे वो रिपन की काउंसिल में लॉ मेंबर थे, और उस जमाने में क्या होता था कि अगर कोई यूरोपियन या कोई ब्रिटिशर एक्यूज्ड है, उसके ऊपर कोई अपराध करने का आरोप लगा है, तो उसके मामले की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कोई ब्रिटिश जज ही कर सकता था। रिपन ने इसको भेदभाव का मामला माना, इल्बर्ट ने भी सहमति जताई, और भी लोगों से उन्होंने बातचीत करी, और जब सब लोगों ने कहा कि हाँ, इस भेदभाव को दूर किया जा सकता है, कुछ सीनियर भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर फैसला देने के लिए अथॉराइज किया जा सकता है। इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि भारतीयों की आंखें खुल गई। अंग्रेजों ने संगठन बना लिए, जगह जगह उन्होंने पोस्टर लगा दिए, पब्लिक फंडिंग इकट्ठा करनी शुरू कर दी, नारा दे दिया कि भारत में ईसाईयत खतरे में पड़ जाएगी, एक काला आदमी गोरी मैम के फैसले कैसे करेगा, वो तो गलत ही करेगा। इस विवाद ने, हालांकि इल्बर्ट बिल पास हुआ, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट रूप में। वो इस रूप में पास हुआ कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियंस के मामलों को सुनेंगे, लेकिन ज्यूरी की मदद से, और ज्यूरी उसमें यूरोपियन बहुमत होगा, ब्रिटिशर्स होंगे, अमेरिकन होंगे, बहुमत होगा। लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें दो बातें समझ में आई। पहला, उदार से उदार गवर्नर जनरल भी आपको कुछ नहीं दे सकता। दूसरा, उनकी समझ में आया कि प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, संगठन कैसे बनाते हैं, सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन कैसे करते हैं, गवर्नर की गाड़ी का घेराव कैसे करना है, पब्लिक फंडिंग कैसे करनी है। तो इल्बर्ट बिल विवाद भारतीयों के लिए एक बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम साबित हुआ। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि अलग अलग कारणों ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में मदद करी, और इल्बर्ट बिल भी किसी न किसी रूप में शॉर्ट नोट में आ सकता है, जैसा कि जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या यूपी हो, जहां पर 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इल्बर्ट बिल मेन एग्जाम के हिसाब से बढ़िया टॉपिक है। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक एक हेडिंग को, जो मेन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना शुरू करूंगा।